चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो दुनिया की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक रेत के नीचे ही दबी रही। सोचिए जरा, और यही वो सवाल है जो हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा रहस्य जिसने, आप यकीन मानिए, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से हैरान कर रखा है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब हमारी आज की दुनिया को एकाएक एक ऐसी प्राचीन दुनिया के बारे में पता चला जिसे जिसे लगभग भुला ही दिया गया था। जरा इन तारीखों पर एक नज़र डालिए। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये वो समय था जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी। और फिर लगभग 3800 सालों तक ये पूरी तरह से गायब रही, बिल्कुल गुमनाम, जब तक कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं की। मतलब ये इतना बड़ा फासला है जैसे मानो इतिहास का एक पूरा का पूरा पन्ना ही फटकर कहीं खो गया हो। अब इस सभ्यता की समझदारी का पहला और सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके शहरों में, उनके शहरों की बनावट में। वो भी क्या कमाल की थी। सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर शहर बस यूं ही बेतरतीब ढंग से बसते जा रहे थे, हड़प्पा के लोग अपने समय के मास्टर प्लानर थे। और ये कितनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, इसका जो पूरा एरिया था वो उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी मशहूर सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़ा था। इनके जो शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो एक खास प्लान के तहत दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था ऊंचा इलाका जिसे सिटाडेल कहते थे, मतलब एक तरह का किला या गढ़ी जहां शायद बड़े प्रशासनिक और धार्मिक भवन रहे होंगे। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, काम करते थे। ये बनावट ही दिखाती है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित था। और उनकी एडवांस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। सोचिए, हर घर इस ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ये उस जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। सच कहूं तो ये सिस्टम आज के कई शहरों से भी बेहतर माना जाता है। कमाल है। तो शहरों की बनावट तो हमने देख ली, पर इन शहरों में रहता कौन था? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों यानी कलाकृतियों से उनके रोजमर्रा के जीवन के सुरागों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मजबूत और कह सकते कि कई पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था खेती। वो गेहूं जौ उगाते थे, और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले भी वही लोग थे। फिर थी इंडस्ट्री, जैसे मनके बनाना, कांसे का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ आपस में ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि मेसोपोटामिया तक से उनके व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के लोग उन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। अब उनके समाज के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ऐसा लगता है कि वो काफी हद तक एक बराबरी वाला समाज था। हमें मिस्र के पिरामिड जैसे कोई बड़े बड़े महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद वहां कोई एक छत्र राजा या रानी का शासन नहीं था। मर्द और औरतें दोनों ही गहने पहनते थे। मनोरंजन के लिए खिलौने थे, पासे के खेल थे और डांस भी होता था। और ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है या प्रीस्ट किंग की जो प्रतिमा है, ये सब उनके जीवन की एक छोटी सी झलक हमें दिखाती हैं। और ये सभ्यता कितनी ज्यादा व्यवस्थित थी, इसका एक और सबूत देखिए। अलग अलग शहरों की अपनी अपनी खासियतें थीं। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार, हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न भंडार, धौलावीरा अपने बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था, तो लोथल में एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। ऐसा लगता है जैसे हर शहर एक बड़े जुड़े हुए नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा था। पर इतना सब कुछ जानने के बावजूद ये शहर अपने सबसे गहरे राज आज भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं। अब हम आते हैं उन दो सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों पर जो आज भी रिसर्चर्स को परेशान करती हैं। एक उनकी लिपि जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, और दूसरा उनका अंत जो कैसे हुआ ये हम ठीक ठीक नहीं जानते। तो उनकी जो लिखने की कला थी वो थी चित्रात्मक, यानी वो लिखने के लिए चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, कुछ कुछ मिस्र की हायरोग्लिफिक्स की तरह। और हम ये भी जानते हैं कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
कि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए इस बारे में। हम उनकी लिखाई देख सकते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी कहानियाँ, उनका इतिहास, उनके विचार, सब कुछ एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी कहीं खो गई है। और फिर आता है दूसरा बड़ा सवाल, आखिर ये लोग गए कहाँ? ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, पर ज्यादातर थ्योरीज जो हैं वो पर्यावरण से जुड़े कारणों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, या फिर कोई बहुत बड़ी बाढ़। शायद इन सब वजहों ने मिलकर उन्हें अपने शानदार शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, एक थ्योरी जो पहले बहुत पॉपुलर थी, आर्यों के आक्रमण की, उसे अब ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानते, क्योंकि इसके पक्ष में कोई मजबूत सबूत नहीं मिलते। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? चलिए एक नज़र डालते हैं इस सभ्यता की असली पहचान पर और इतिहास में इसकी जगह को समझते हैं। हड़प्पा के लोग, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनकी सोच वैज्ञानिक थी और ऐसा लगता है कि वो काफी शांति प्रिय भी थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण यानी अर्बनिज्म की नींव रखी, एक ऐसी विरासत जो आज तक हमारे साथ है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम कभी उनकी लिपि को, उनके कोड को क्रैक करने में कामयाब हो गए, तो उनके विश्वास, उनकी कहानियां, उनके इतिहास के कौन-कौन से राज हमारे सामने खुलेंगे। एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया हमसे अपनी जुबान में बात करेगी, और ये एक ऐसी खोज होगी जो शायद इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।